चलो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो पार्ट हमारा जो नंबर है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमें 3 अलग अलग हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके जो वीडियो आपने शुरू किया उससे आगे जो वीडियो के ऊपर जो होता है फ़ोटो, उसमें भी यही फ़ोटो आपको डाला हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैंने ये हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन अंदर डिस्कस होने वाला है उसका मैंने फ़ोटो ऊपर डाल दिया है, ताकि आपको जो है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप जो है वही जो वीडियो है वो ओपन कर सके। और ओपन आप कर सके इसलिए वीडियो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आपको कोई किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खास करके एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई बुक में से जो है क्वेश्चन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो उस टाइम पे जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। और हर एक वीडियो के ऊपर जो भी क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है उसका फ़ोटो लगा दिया है, ताकि आप जो है वीडियो शुरू करने से पहले ही जो है कौन सा क्वेश्चन है उसे आप देख पाए। ठीक है, मुझे वॉच टाइम से कोई लेना देना नहीं है, आपका अच्छा हो इसलिए मैंने जो है अलग अलग वीडियोस बना दिए है और हर एक क्वेश्चन का जो है फ़ोटो लगा दिया। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से जाए, आपकी एग्ज़ाम अच्छे रहे, पेपर अच्छे जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए और टाइम वेस्टिंग तो आपका बिल्कुल ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको जो है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, और अलग अलग वीडियो बनाने का दूसरा कारण ये भी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके अमेंडमेंट आती है, ठीक है, न्यू अमेंडमेंट, तो मैं वो वीडियो पर्टिकुलर जो वीडियो जिसमें अमेंडमेंट आई है वो डिलीट करके नया वीडियो डाल सकूँ। ठीक है, पूरे 1-2 घंटे का जो है वीडियो डाल दूंगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। उससे अच्छा जो है आपको नई अमेंडमेंट जैसे ही आए उसके दौरान, उसके कुछ ही दिनों में आपको जो है नए वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ग्रेजुएटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे है क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले तो कुछ ग्रेजुएटी से आपको जो है रिलेटेड प्रोविज़न पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ग्रेजुएटी क्या होती है और उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ग्रेजुएटी आपको जो है ड्यूरिंग द सर्विस मिली है, मतलब कि आप जो है रिटायर नहीं हुए, या फिर जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात करिए उसकी डेथ नहीं हुई है। इसके अलावा मतलब कि वो जो है कंपनी में अभी भी सर्विस दे ही रहा है, उस टाइम पे अगर ग्रेजुएटी मिली है तो वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें आपको कोई भी तरीके का एग्जाम्शन नहीं मिलना है। ठीक है, अगर आप जो है रिटायर हो जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय की बात करी गई उसकी रिटायरमेंट है या फिर डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वही हमारा हमेशा की तरह फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स ही नहीं पे करना है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भैया थोड़ा बहुत तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट पर एम्प्लॉय नहीं है। बहुत जुल्म हो रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर होता है या ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं होता। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर है या नहीं है, तो देखिए सिंपल तरीके से समझिए, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, इसका जो ग्रेजुएटी का कोई भी क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में आए, चाहे आपकी बुक में हो, वहाँ पे देख लेना जो भी एम्प्लॉय की बात करिए वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर है या नहीं है, वो क्लियरली उसमें जो है बताया हुआ होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी तरीके की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएटी एक्ट से रिलेटेड कवर है, क्वेश्चन में अगर बोला है, तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन फॉलो करनी है, मतलब कि 3 आपको जो है अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, और उनमें से जो है आपका जो सबसे कम, मतलब कि सबसे लीस्ट अमाउंट जो भी आए वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट मान लिया जाएगा। अब कौन कौन सी अमाउंट है, सबसे पहले तो एक सीधी सीधी अमाउंट आपको दे रखी है 20 लाख रुपीज़। सबसे पहले तो आपको 20 लाख रुपीज़ लिख देना है। उसके बाद जो है 20 लाख रुपीज़ लिखने के बाद आपको लिखना है एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव कितनी हुई है, तो वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। ठीक है, आपको कहीं से भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला होगा कि एक्चुअल ग्रेजुएटी जो है वो कितनी रिसीव हुई है। और तीसरी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे है कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए पहले दो में तो बहुत ही सिंपल है, 20 लाख रुपीज़ तो ये सीधी सादी लिमिट ही है। दूसरी क्या है, दूसरी तो जो है क्वेश्चन में दे रखा होता है एक्चुअल ग्रेजुएटी कितनी रिसीव हुई है। तीसरा जो नंबर है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा क्या है देखिए ज़रा, तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो 15 डेज़ का आपको सैलरी, एवरेज सैलरी लेना है, मतलब कि 15 डिवाइड बाई 26, यही फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 15/26 करना है
उसके बाद इंटू करना है सैलरी लास्ट ड्रॉन, उसका मतलब क्या हुआ, पिछले वीडियो में भी बताया था, क्या हुआ, सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। और डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट लेना है या फिर फुल पार्ट, हाँ जी, कौन सा लेना है, फुल पार्ट, ठीक है। तो सैलरी प्लस बेसिक पे, सैलरी का मतलब सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट, ठीक है। इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मतलब कि जो उन्होंने सर्विस दी है, नंबर ऑफ जितने भी ईयर की सर्विस क्वेश्चन में बोल रखा होगा, तो वो इनटू करना है। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक और पार्ट हमारा रह गया है, कौन सा है, अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं है तो क्या करना है। तो देखिए पहली दो प्रोविजन तो सेम टू सेम है, 20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, ठीक है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव क्वेश्चन में बोल रखा होगा। और यहाँ पे देखिए हाफ मंथ आपको लेना है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी बेसिकली लेनी है। वो कैसे होगा, आइए वो क्वेश्चन में ही मैं डिस्कस करता हूँ, आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्या आपको ये समझ में आ गया, 15 डिवाइड बाई 26 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, मिस्टर रवि है नाम से, तो कोई लेना देना नहीं है, रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्या रिटायर है, रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर उनकी जो सर्विस चालू है, सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस में अगर उन्हें कोई भी तरीके की ग्रेजुएटी मिलती है तो वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, कैलकुलेशन करना ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो रिटायर हो रहे हैं ऑन 15/6 जो है रिटायर हो रहे हैं, और आफ्टर जो कंप्लीशन 26 ईयर 8 मंथ उनकी सर्विस हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात करी थी नंबर ऑफ ईयर्स में, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स में मैंने बोला था कि क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कितने ईयर्स की उनकी जो है सर्विस है, तो यहाँ पे बोल रखा है, वही बात है 26 ईयर्स और 8 मंथ, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो मैं बताऊँगा। और यहाँ पे ग्रेजुएटी कितनी रिसीव हुई है वो भी बता रखा है, मैंने यहाँ पे आपको बोला था, देखिए यहाँ पे दूसरी प्रोविजन एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, मैंने बोला था क्वेश्चन में बोल रखा होगा, यहाँ पे है 15 लाख रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी दे रखी है, डीएनएस अलाउंस दे रखा है, फॉर्मिंग पार्ट 60% बोला है, और कमीशन दे रखा है 1%, ठीक है। और 1% जो है टोटल टर्नओवर भी दे रखा है, और बोनस दे रखा है। और उसके बाद कहा है कि कैलकुलेशन करनी है आपको ग्रेजुएटी, मतलब कि टैक्सेबल ग्रेजुएटी कितनी होगी वो आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमारे सामने है, इस फॉर्मूले से पहले एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है 15 लाख हमारी टोटल ग्रेजुएटी है, तो उसमें से माइनस कर देंगे वो एग्जम्प्टेड अमाउंट, तो हमारी टैक्सेबल ग्रेजुएटी मिल जाएगी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ए, क्या पूछा, ही इज़ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और प्लस यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो ग्रेजुएटी से कवर हो रहा है, देखिए मैंने आपको बोला था कि वो क्वेश्चन में बोलेगा कि किससे कवर है या नहीं है ग्रेजुएटी से, तो यहाँ पे बोला है कि अगर वो ग्रेजुएटी से कवर है तो उसकी टैक्सेबल ग्रेजुएटी कितनी होगी ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा है कि प्राइवेट सेक्टर का ही एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेजुएटी से कवर नहीं है, तो आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है ही इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे देखिए फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो कोई भी तरीके का टैक्स पे करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले एक ही कैलकुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है तो वो तो हो जाएगा, एक ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर वो प्राइवेट सेक्टर है और क्या बोला है ग्रेजुएटी से कवर है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, सबसे पहले तो क्या लिखना है 20 लाख, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जो यहाँ पे आपके लिखा है, ठीक है, 20 लाख रुपीज़ आपको सबसे पहले लिखना है, वो तो है जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी है एक्चुअल ग्रेजुएटी, तो सबसे पहले तो हमने देखिए 20 लाख लिख देते हैं, सबसे पहले जो हमारी लिमिट है, सबसे पहले तो हमने जो है 20 लाख जो हमारी स्टेचुटरी लिमिट है वो लिख दी। उसके बाद क्या था, हमारा दूसरा पॉइंट लिखना था एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव तो कितनी रिसीव हुई है यहाँ पे 15 लाख रुपीज़, वो भी क्वेश्चन में ही दे रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 15 लाख। अब तीसरी कैलकुलेशन करनी है, तीसरी हमारी क्या थी, फॉर्मूला याद है ना आपको, 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, सैलरी लास्ट ड्रॉन मतलब कि बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, और इंटू नंबर ऑफ ईयर जो सर्विस दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑलरेडी दे रखा है 26 ईयर 8 मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन करेंगे, तो 15 डिवाइड बाई 26 सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, देख लीजिए क्या है 50,000 पर मंथ, और 50,000 पर मंथ और डीएनएस अलाउंस है यहाँ पे 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ यहाँ पे देखिए प्लस कर दिया 50,000 प्लस 10,000, और नंबर ऑफ सर्विस कितनी है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना कि अगर जो मंथ है वो 5 मंथ से ज़्यादा है, 5 मंथ से ज़्यादा है, तो आपको उसे पूरा एक साल मान लेना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि 26 ईयर है और 8 मंथ, मतलब कि 5 मंथ से ज़्यादा है तो उसे पूरा एक साल मानना है, मतलब कि 26 ईयर नहीं 27 ईयर्स मानना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 27 ईयर्स, ठीक है। ग्रेजुएटी केस में, ग्रेजुएटी के केस में ही आपको ये ध्यान में रखना है,
दूसरे में आएगा तब बताऊंगा। लेकिन ग्रेजुएटी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखना है कि अगर वो 5 मंथ से ज़्यादा है, 5 मंथ से ज़्यादा है, तो आपको पूरा साल मान लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 26 ईयर और 6 मंथ होता तो फिर भी उसे आपको जो है 27 ईयर्स ही मानना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 27 ईयर्स हमने मान लिया और कैलकुलेशन कर दी। अब यहाँ पे तीनों में से जो है लोवेस्ट आपको लेना है। तीनों में से लोवेस्ट क्या है? 15 लाख, 20 लाख और 9,34,615। लोवेस्ट कौन सा है? 9 लाख। तो यही आपकी एग्जाम्पशन है। ये एग्जाम्पशन मतलब कि इस पे आपको टैक्स पे करना नहीं है। टोटल ग्रेजुएटी कितनी मिली है आपको? 15 लाख। तो इनमें से जो ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट मिली वो आपकी होगी टैक्सेबल ग्रेजुएटी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया। ठीक है, टैक्सेबल ग्रेजुएटी कितनी है? 5,65,385 निकल के आ गई, अगर वो ग्रेजुएटी से कवर है तो। अगर यहाँ पे बोला है कि ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं है, पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं है तो क्या करेंगे? तो भी हमारे पास भैया फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मूला है क्या है कि सबसे पहले तो हमारी जो है स्टेट्यूटरी लिमिट तो फिक्स है, चाहे वो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर हो ना हो, 20 लाख। दूसरा क्या है? एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, वो भी क्वेश्चन में दे रखा होता है। और तीसरा जो है वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या है? तो देखिए आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। देखिए दो लिमिट तो सेम है, 20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव। तीसरे में जो है कैलकुलेशन क्या करनी है, तो देखिए तीसरे में यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। अब देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ कि सैलरी लास्ट ड्रॉन, तो आपको लेना है बेसिक सैलरी। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए डीएनएस अलाउंस यहाँ में हमने 10,000 लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एवरेज सैलरी। मतलब कि जब भी सैलरी सिर्फ और सिर्फ सैलरी आए तो आपको क्या करना है? तब आपको करना है बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट। मतलब कि यहाँ 60% दिया गया तो 10,000 का 60% ही लेना है, और प्लस कमीशन। जब भी मैं सैलरी बोलूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लेनी है। कौन कौन सी? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट लेना है, फुल पार्ट नहीं लेना है, और कमीशन लेना है। कमीशन आपको परसेंटेज दे रखा है तो लेना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ ये ध्यान में रखना कि कमीशन अगर आपको सीधे सीधे अमाउंट दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि कमीशन 10,000 है तो आपको उससे नहीं लेना है। याद रखना, कमीशन जब भी आपको परसेंटेज में दिया हो तभी उसको कंसिडर करना है। ठीक है, सीधे सीधे अमाउंट में दे रखा है तो ग्रेजुएटी में जो आप कैलकुलेशन ये करेंगे उसमें आपको कंसिडर नहीं करना है। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है? अगर सैलरी लास्ट ड्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ जी, कौन कौन सी 2 चीज़ें प्लस करेंगे? सैलरी, बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का फुल पार्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है? एवरेज सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए एवरेज सैलरी बोला है तो उसका मतलब 3 चीज़ें प्लस करनी है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कवर बाय ग्रेजुएटी एक्ट में यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन था, पता हो तो अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन था तो उसका मतलब 2 ही चीज़ें प्लस करनी है और फॉर्मिंग पार्ट फुल लेना है। फॉर्मिंग पार्ट नहीं लेना है किसका? डीएनएस अलाउंस का। यहाँ पे 10,000 लिया था। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था जो हो चुकी है। आपको समझ में आया तो ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब भी ग्रेजुएटी एक्ट से कवर है तो वहाँ पे आपको लेना है नंबर ऑफ ईयर्स, जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 मंथ से ज़्यादा है तो पूरा साल लेना है। लेकिन जब ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं होता है तब आपको कोई भी मंथ आपको कंसिडर नहीं करना है। 26 मंथ ही आपको 26 ईयर दिया गया है तो 26 ईयर को ही कंसिडर करना है। किसी भी तरीके का मंथ को आपको देखना नहीं है, चाहे 5 से ऊपर हो, 10 से ऊपर हो, 15 से ऊपर हो। 15 से ऊपर आएगा क्या? जाने दीजिए। तो 26 ईयर ही लेना है। ठीक है, ग्रेजुएटी एक्ट से कवर है तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या 5 मंथ से ज़्यादा है तो उसे पूरा साल मानना है। लेकिन ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं है तो वहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है, जितने भी ईयर्स है उसे ही कंसिडर करना है। मंथ को जाने दीजिए, गोली मार दीजिए उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे थे कि वो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉय है और ग्रेजुएटी एक्ट से कवर नहीं है। तो सबसे पहले हमारी ग्रेजुएटी लिमिट कौन सी है? 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले 20 लाख रुपीज़ लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 20 लाख रुपीज़ लिखा है क्या? हाँ जी, ठीक है, 20 लाख रुपीज़ लिख दिया है हमने। उसके बाद दूसरी हमारी लिमिट क्या थी? दूसरी हमारी प्रोविज़न क्या थी? दूसरी थी एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा होता है तो यहाँ पे लिख दिया एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव कितनी थी? 15 लाख। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आगे अब तीसरी हमारी कैलकुलेशन क्या थी? तीसरी यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दिया है, आप यही रट लीजिए। हाँ जी, रट लीजिए भाई। क्या लिखना है? 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब क्या हुआ? एवरेज सैलरी का मतलब हुआ भाई बेसिक सैलरी
डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट मतलब कि यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 60% फॉर्मिंग पार्ट बोला है, मतलब कि 10,000 का 60% लेना है। और यहाँ पे 1% कमीशन बोला है और टर्नओवर पे 1% होता है, तो यहाँ पे जितना भी बोला है उसका 1% लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन क्या दे रखा है। देखिए 50,000 पहले लिया है सैलरी, ठीक है, इंटू 10 किया है, उसे जाने दीजिए, उसको बाद में समझाऊंगा। 50,000 पहले लिया और 10,000 का 60% लिया है, समझ रहे हैं आप, 10,000 का 60% लिया है। और यहाँ पे जो भी टर्नओवर दिया था उसका जो परसेंटेज दे रखा है वो लिया गया है, 1,20,00,000 जो भी दे रखा है उसका 1% ले लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया एवरेज सैलरी का मतलब। अब यहाँ पे देखना ज़रा, 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। यहाँ पे पहले मैंने नहीं लिखवाया लेकिन अब लिखवा रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। देखिए 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है, यहाँ पे जो आपकी एवरेज सैलरी है उसे 10 मंथ में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए हर एक बेसिक सैलरी आप ले रहे हैं तो इंटू 10 करना है, डीएनएस वाला ले रहे हैं तो उसका इंटू 10 करना है, और कमीशन इंटू 10 करना है, यहाँ पे जैसे कि करा है। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 कर दिया है। 10 इसलिए करा है, क्यों करा है कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी। ठीक है, जबकि यहाँ पे कमीशन जो होता है वो पूरे साल का हिसाब के पूरे साल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो उसे तो हमें 10 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12 इसलिए करा है। समझ रहे हैं ये सैलरी जो है बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस तो ऑलरेडी पर मंथ के हिसाब से वो इंटू 10 करूँगा तो 10 मंथ का मिल जाएगा। लेकिन ये 1% जब मैं करता हूँ कमीशन का तो वो तो पूरे साल का मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए 12 मंथ का है, पूरे साल का है, तो पूरे साल का 12 मंथ का है, उसे तो मुझे 10 मंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे 10 मंथ की एवरेज सैलरी चाहिए, तो इसलिए 10 डिवाइड बाई 12 करा है। और एवरेज है, एवरेज 10 मंथ की सैलरी चाहिए इसलिए डिवाइड बाई 10 करा है। ठीक है, और बाकी सब सेम है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 तो हमारा फॉर्मूला था, और यहाँ पे करना है नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन मंथ को ध्यान में नहीं लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 26 ईयर, सॉरी 26 ईयर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी अमाउंट आ चुकी। तो सब में से कम अमाउंट, लीस्ट अमाउंट कौन सी है, यही है लीस्ट अमाउंट 8,58,000, तो वो 15 लाख में से माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट निकल के आई वो आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी। ठीक है, तो ये बी पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होगा, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, और सी तो वैसे भी कंप्लीट है भैया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो जो है यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, हमने बताया। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। तो 15 लाख आपकी जो है ग्रेजुटी मिली और पूरी की पूरी एग्जम्प्टेड है, कोई भी टैक्स पे नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। याद क्या रखना है, याद मैंने जो आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है सिर्फ और सिर्फ उसे कहीं पे पेज में लिख लेना। देखिए लिखना ज़रूर है क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में जो है आप कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे पता है। और ये भी लिखना कि नंबर ऑफ ईयर्स में जो मंथ कंसीडर किस में करने हैं और किस में नहीं, किस में करने हैं। हाँ जी, ग्रेजुटी अगर कवर हो रहा है ग्रेजुटी एक्ट से तो वहाँ पे कंसीडर करना है, 5 मंथ से ज़्यादा है तो पूरा साल मानना है। लेकिन नॉट कवर बाय ग्रेजुटी है तो वहाँ पे किसी भी तरीके के मंथ को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी ईयर्स है उसे ही कंसीडर करना है। और एवरेज सैलरी और सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब समझ में आ गया ना। सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, वही 2 चीज़ें लेनी है, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, और डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट लेना है। मतलब कि मैं बोलूँ सैलरी या फिर एवरेज सैलरी तो वहाँ पे आपको लेना है, क्या लेना है, तीनों चीज़ें, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट नहीं लेना है, फॉर्मिंग पार्ट लेना है, जितना भी हो वो क्वेश्चन में दे रखा होता है। और तीसरा लेना है कमीशन, और कमीशन अगर परसेंटेज में है तो ही कंसिडर करना, अमाउंट है तो उसे छोड़ देना, नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा वो भी आपको बता दूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक ही नीचे डाल दी है ना भैया, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।